नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शुभांगी मल्होत्रा। बहुत स्वागत है आप सभी का लोकल 7 न्यूज में। चलिए रुक करते हैं देश प्रदेश की बड़ी खबरों की ओर। हरियाणा के भिवानी से इस वक्त की बड़ी खबर। कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा के बारिश वाले बयान पर सियासी घमासान तेज हो गया। सांसद जयप्रकाश ने इस बयान को किसान विरोधी बताते हुए कहा कि बारिश से फायदा नहीं, किसान बर्बाद होगा। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी सरकार पर भी जमकर निशाना साधा। कुंगड़ परचेज सेंटर पर गेहूं खरीद शुरू ना होने, बारदाना और गोदाम की कमी और ट्रैक्टर के 7 नंबर प्लेट नियम को लेकर भी सरकार को घेरा गया है। वहीं हिसार और भिवानी में बारिश और ओलावृष्टि से किसानों की मुश्किलें और बढ़ गई हैं। फिलहाल इन मुद्दों को लेकर सियासत गर्मा गई है। नहीं, देखो, ये दिशा की मीटिंग है जो भारत सरकार द्वारा केंद्र सरकार की जो ग्रांट्स हैं, जो भी प्रोजेक्ट्स है या प्रदेश सरकार के, उसकी मॉनिटरिंग करना है। उसकी मॉनिटरिंग की और प्रशासनिक अधिकारियों से हमने बातें पूछी, लेकिन कई जगह ऐसा है कि सरकार के वायदे बड़े करती है, बड़े बड़े। अब मैंने तो पता लगा कि प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना बोले वो भी बंद कर दी। एक इनकी थी टोटल सैनिटाइजेशन प्रोग्राम की, वो स्कीम भी चेंज कर दी। तो ये जो कर नहीं कर दी, उनके बारे में हमने उनसे पूछा कि क्यों नहीं कर दी। जहाँ फंडों की कमी है, कई विभाग ऐसे थे जहाँ फंड की कमी थी, वो फंड मंगवाओ। तो यही है कि हम तो उसको एग्जामिन करते हैं। एमपी का काम है, अधिकारी उसको, ताकि आम जनता को इसका लाभ मिल सके। इसके अलावा भी सर किस तरह की और समस्याएं देखने को मिली? किसानों की बात करें, समस्याएं तो देखो, कुंगड़ की समस्याएं तो जिस दिन से भी ये सरकार ही समस्याग्रस्त है। क्योंकि अब जैसे हमारे साथी कुंगड़ की बात की, कुंगड़ के अंदर परचेज सेंटर, अब बताओ, गेहूं की फसल खेत में पक्के तैयार हो गई, आज तक उसकी परमिशन इन्होंने नहीं दी, इजाजत नहीं दी कि वहां पर गेहूं परचेज किया जाए। जो बार बार हम बात कर रहे हैं कि हरियाणा सरकार के पास ना तो बारदाना, ना इनके पास गोडाउन है, ओपन प्लेंथ भी बड़ी मुश्किल से किसानों से ले रहे हैं। तो अपनी कमजोरी को छुपाने के लिए ये किसान को परेशान कर रहे हैं। कभी पोर्टल की बात, कभी ऑनलाइन की बात। एक नई चीज हो रहा है, जब चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा चीफ मिनिस्टर थे, हमने किसान के ट्रैक्टर को गड्ढा घोषित किया था। गाड़ी, हमारे कन गाड्डा कहते, तरकन गाड़ी कहते। अब उस पर कह दिया भाई आपने नंबर प्लेट लिख के लानी पड़ेगी। आज का जमाना मशीनरी का जमाना है। अब ट्रैक्टर, एक मशीन लग गई आपके कंबाइन, वो तो आधे घंटे में एक ट्राली से ज्यादा भर देती है। तो किसान को चाहिए 6-7 ट्रैक्टर, कहाँ से लाओगा? नंबर पूछेगा, भाई तेरा ट्रैक्टर ले आएंगे, उससे नंबर प्लेट लिख लाइए। ये क्या तो तरीका है? हमारी भी गवर्नमेंट थी, हमने कभी किसान को आंच नहीं आने दी, दिक्कत नहीं आने दी। हमारी डिमांड ये है कि जैसे 12 साल पहले किसान का अनाज बिकता था, ऐसे ही बिकना चाहिए। तो ऐसे में मंडियों में भी कांग्रेस के द्वारा कोई प्रदर्शन करना देखने को मिलेगा? क्योंकि हमारे विधायकों की ड्यूटियां लग चुकी हैं, हमारे सांसदों की ड्यूटियां लग चुकी है। हमारे नेता चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा समय मंडियों में जा रहे हैं और जाएंगे। बात करें, हिसार में भी ओलावृष्टि, बारिश से किसानों की फसल बर्बाद हुई है, उसको किस तरह से देखते हैं मुआवजे की रूप में? देखिए, ओलावृष्टि बड़ी भयंकर हुई है हिसार में, इवन इस इलाके में भी। और ओलावृष्टि के साथ साथ जो ये इतना लंबा झाड़ू है, जड़ जिसको समझो ना, क्या बारिश का मौसम, उससे क्या है, गेहूं की ईल्ड में नुकसान हो जाएगा। लेकिन दुर्भाग्य हम लोगों का है, किसान का है, मजदूर का है। ऐसे हमारे कृषि मंत्री जी हैं, आज ही मैं एक वीडियो उनकी सुन रहा था, बोला बड़ा लाभ हो गया किसानों को बारिश से, 2 क्विंटल किले की बोला उसकी ईल्ड बढ़ जाएगी। अरे भले आदमी, कृषि मंत्री, आप किसान हो, इसका मौसम खुल जाए तो हम नुकसान सहन कर सकते हैं। और बारिश से मैं कृषि मंत्री को कहना चाहता हूँ, इस तरह के बयान दोबारा आने, किसान विरोधी बयान है कि भाई
भगवान करे बारिश होती रहे, बारिश होते किसान मर जाएगा। तो जब ऐसे कृषि मंत्री, ऐसी सरकार, क्या उम्मीद करो? तमाशा बना रखा किसान का ये सरकार। अगली खबर शिमला से है, जहां भारतीय युवा कांग्रेस की अहम जिला स्तरीय बैठक आयोजित की गई। राजीव भवन में हुई इस बैठक में संगठन को मजबूत करने और आगामी राजनीतिक रणनीति को लेकर मंथन किया गया। बैठक की अध्यक्षता जिला अध्यक्ष योगेश ठाकुर ने की। वहीं प्रदेश स्तर के कई वरिष्ठ पदाधिकारी भी इसमें शामिल रहे। इस दौरान पिछले कार्यक्रमों की समीक्षा की गई और आने वाले समय में संगठन को और मजबूत सक्रिय बनाने पर जोर दिया गया। साथ ही किसान न्याय सत्याग्रह को लेकर भी रणनीति तय करने पर चर्चा हुई, जिसे लेकर युवा कांग्रेस अब मैदान में उतरने की तैयारी में है। दिल्ली विधानसभा से बड़ी खबर, सुरक्षा में बड़ी चूक सामने आई है। एक आरोपी गेट नंबर 2 से बैरिकेडिंग तोड़कर विधानसभा परिसर में घुस गया और अंदर हंगामा करते हुए विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता के कार्य पर स्याही फेंककर फरार हो गया। घटना के बाद हड़कंप मच गया। मौके पर दिल्ली पुलिस की टीम मौजूद और आरोपी की तलाश के लिए कई टीमें गठित कर दी गई हैं। इस घटना ने विधानसभा की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। पंजाब के खूड़ी रोड से एक बार फिर दिल दहला देने वाली बड़ी खबर सामने आई है, जहां एक और सड़क हादसे ने एक जिंदगी छीन ली। देर रात तक एक तेज रफ्तार स्कॉर्पियो ने निर्माणाधीन पुल के पास डिवाइडर से जा टकराई। इस हादसे में एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल है और अस्पताल में जिंदगी की जंग लड़ रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि यहाँ लगातार हादसे हो रहे हैं, ना लाइट की व्यवस्था है और ना ही सही मैनेजमेंट। इसी वजह से लोग अब इस पुल को खूनी पुल कहने लगे हैं। पुलिस ने मामला दर्ज कर BNS 194 के तहत जांच शुरू कर दी है। कैप्टन गुरजिंदर सिंह सिद्धू सूबा प्रधान सैनिक विंग ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ। ਅੱਜ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਰਹਿੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਥੋੜੇ ਢਿੱਲੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਲੋਕ ਮੈਰਿਜ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਗੈਰਾ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਡਰਿੰਕ ਦੇ ਅੰਡਰ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੈਵੀ ਰਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹਾਈ ਸਪੀਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰੰਤੂ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਨਾ ਹੋਵੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਜਾਣ। ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਅਰੋੜਾ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਮਝ ਲਓ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਰੋਡ ਡਿਵਾਈਡਰ ਲਾਉਣਾ ਇਹ ਇਲੀਗਲ ਹੈ। मेरा नाम बेअंत सिंह बाठ जी, साबका प्रधान श्रोमणी अकाली दल बादल जी। ये सर रोज़ ही असीं देखते रहने एक्सीडेंट तो इत्थे तो मेरी दुकान नाल ही है। इत्थे तो डेली एक्सीडेंट होंदे जी। एक पुल भीड़ा बन गया जी, मूहरे आह डिवाइडर लाता जी। जदों दे इत्थे पत्थर रखे गए ना डिवाइडर दे, आह पत्थर ने ये उदों दा इत्थे रस्ता हो गया भीड़ा। डेली का एक्सीडेंट होने लग गया। उदों पहलां एक्सीडेंट बहुत घट सी, ਜਦੋਂ ਦੇ ਪੱਥਰ ਤੇ ਰਹਿਣ ਡੇਲੀ ਦਾ ਇਹ ਚਾਂਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਆ ਗਵਾਂਢੀ ਹੈ ਜੀ ਇੱਥੇ ਮੁੰਡਾ,
ਉਹ ਕੋਮਾ 'ਚ ਪਿਆ ਜੀ। ਉਹਦਾ ਸਿਰ ਦੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਬਸ ਕੁਦਰਤੀ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਸੀਗਾ, ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਕੋਈ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਗੱਡੀ ਵੱਜੀ, ਸੜਕ ਭੀੜੀ ਸੀ ਡਿਵਾਈਡਰ ਕਰਕੇ ਜੀ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਹੈ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਹੋਇਆ ਜੀ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ। ਮੇਰਾ ਗੇਟ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈਗਾ। ਡੇਲੀ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਜੀ ਇੱਥੇ, ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਲਾਈਟ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੱਥਰ ਲਾਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦਾ ਗਾ। ਇੱਕ ਖੁੱਡੀ ਰੋਡ ਬੰਦ ਕਰਿਆ ਵਾ, ਸ਼ਹਿਰੋਂ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਆਊਟਸਾਈਡ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਡੇਲੀ 1-2 ਹਾਦਸੇ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਗਵਾਂਢੀਆਂ ਮੁੰਡਾ ਕੋਮਾ ਚਲਾ ਗਿਆ, DMC 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਗਏ, 2 ਸਿਰ ਦੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋ ਗਏ, ਹਜੇ ਤੱਕ ਬੋਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਉਹ 1-2 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ, ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਲਾਈਟ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਸੰਦੀਪ ਕੌਰ ਹੈ ਜੀ। ਕਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮੇਰੇ ਹਸਬੰਡ ਜਿਹਨਾਂ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਘਰ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲੇ ਇਹੀ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਦੋ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਇਹਨਾਂ 1 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜੀ। ਅੱਜ 5ਵਾਂ ਮਹੀਨਾ ਲੱਗ ਚੁੱਕਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀ ਮੇਰੇ 2 ਬੱਚੇ ਜੀ, ਦੋਨੋਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ। ਕਮਾਉਣ ਵਾਲੇ ਇਹੀ ਸੀ ਜੀ। ਹੁਣ ਘਰੇ ਕੋਈ ਕਮਾਈ ਦਾ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਵੀ ਜੇ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਗੌਰਮੈਂਟ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਪੁਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੀ ਕਿੰਨੀਆਂ ਦੁਰਘਟਨਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਰਾਤ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ 10-12 ਜਣੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਹੀ ਗੁਰਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਚੌਂਕੀ ਇੰਚਾਰਜ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਬਰਨਾਲਾ। ਇੱਕ ਰਾਤੀ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਸਰ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ, ਕੀ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ? ਇਹਨਾਂ ਜੀ ਲਾਭ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਗੋਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਸਹਿਬਾਜ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਹਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਮੋੜ ਨਾਭਾ, ਇਹ ਤੂੜੀ ਦਾ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚੋਂ ਖਰੀਦ ਕੇ ਅੱਗੇ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜਦੇ ਨੇਗੇ। ਇਹ ਰਾਤ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੂੜੀ ਖਰੀਦ ਦੇ ਸੰਬੰਧ 'ਚ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਆਏ ਸੀਗੇ ਦੋਨੇ ਜਣੇ ਗੱਡੀ, ਤੇ ਸਹਿਬਾਜ ਸਿੰਘ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਰਾਤ ਇਹਨਾਂ ਦੇ 11 ਕੁ ਵਜੇ ਦਾ ਕਰੀਬ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ। ਸਾਨੂੰ 12 ਵਜੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀਗਾ ਸਿਵਲ ਹਸਪੀਟਲ ਬਰਨਾਲਾ ਤੋਂ। ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਲਾਭ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਉਹਦੇ ਬੇਟਾ ਰਮਨਦੀਪ ਦੇ ਬਿਆਨ ਤੇ 194 BNSS ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ 'ਚ ਲਿਆ ਰਹੇ ਆ। ਇਹ ਹਾਦਸੇ ਦਾ ਇੰਨਾ ਕੁ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਅਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂ ਅੱਗੇ ਆ ਗਏ ਇਹਨਾਂ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹਨੇ ਸੇਫ ਬਚਾਅ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਗੱਡੀ ਤੇਜ਼ ਸੀ, ਪੂਰਾ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਗਿਆ, ਵਿਚਾਲੇ ਫੁੱਟਪਾਥ ਨਾਲ ਟਕਰਾ ਗਈ ਪੱਥਰਾਂ ਨਾਲ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਲਾਭ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੌਤ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਸਾਈਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਆ। ਸਾਡੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਕਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਮੈਂ B ਫਾਰਮੇਸੀ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦਾ ਗਾ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਘਰੇ ਬਸ ਇਹੀ ਸੀਗੇ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲੇ। ਇਹ ਉਸ ਦਿਨ ਰਾਤ ਨੂੰ 8:30 ਵਜੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀ ਤੇ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਘਰੇ ਆ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਪੁਲ ਪਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਖੜੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਧਰੋਂ ਦੀ ਮਤਲਬ ਵੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਆਇਆ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਪੀਡ 'ਤੇ ਸੀ, ਲਗਭਗ 100 ਦੀ ਸਪੀਡ 'ਤੇ ਸੀ। ਉਹ 3 ਜਾਣੇ ਉਸ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ, ਮਤਲਬ ਵੀ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਲੜਦੇ ਹੋਈ ਆ ਰਹੇ ਸੀ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਰਿੰਕ ਵਗੈਰਾ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਬਸ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਮੂਹਰੇ ਮਾਰਿਆ ਪਿਛਲੇ ਟਾਇਰ 'ਚ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਡਿੱਗ ਪਏ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਰ ਫੁੱਟਪਾਥ 'ਚ ਵੱਜਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹਦਾ ਬਣ चुके ही महीने ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 10 एक्सीडेंट तो पक्के ही ने। शिमला से मौसम को लेकर बड़ी अपडेट। मौसम वैज्ञानिक संदीप कुमार शर्मा ने 6 से 9 अप्रैल तक प्रदेश में बारिश, ओलावृष्टि और बर्फबारी की संभावना जताई है। 7 से 8 अप्रैल को ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। कांगड़ा, कुल्लू, मंडी और शिमला में गरज चमक के साथ बारिश और ओलावृष्टि हो सकती है। वहीं ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी की भी संभावना है, जिससे मौसम और ज़्यादा ठंडा हो सकता है। प्रशासन ने लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। बात करें मौसम की तो जिस तरीके से जनवरी जैसी ठंड यानी कि अप्रैल माह में भी देखने को मिल रही है, ऐसे में लगातार जिस तरीके से वर्षा हो रही है, खास करके बात करें ओलावृष्टि से, कहाँ अगर जहां देखा जा रहा है ओलावृष्टि से लगातार जो नुकसान किसानों बागवानों को भी देखने को मिल रहा है। फिलहाल इस समय हमारे बीच मौजूद है मौसम वैज्ञानिक संदीप कुमार शर्मा जी, इनसे विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है। धन्यवाद। अच्छा, लगातार जिस तरीके से देख रहे हैं अप्रैल माह में भी वर्षा भी हो रही है, पश्चिमी विक्षोभ कल से सक्रिय हो रहा है, खासकर अगर देखा जाए किन किन क्षेत्रों में बर्फबारी और वर्षा होने की अधिक संभावना है? देखिए, मौसम की बात करें तो आज 6 अप्रैल को जो हमारा डिस्ट्रिक्ट चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी, शिमला, यहाँ पे शाम के समय में थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग के साथ हल्के से मध्यम बारिश होने की संभावना। साथ में डिस्ट्रिक्ट कुल्लू, मंडी, शिमला, यहाँ पे एक दो स्थानों में ओलावृष्टि भी हो सकती है। इसको देखते हुए आज इन्हीं डिस्ट्रिक्ट्स में थंडरस्टॉर्म के साथ ओलावृष्टि का येलो अलर्ट जारी किया हुआ है। फिर कल 7 अप्रैल की देर शाम से एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस सक्रिय होगा। हालांकि जो क्लाउडिंग है वो आफ्टरनून तक प्रदेश के क्षेत्रों में छाने की संभावना है। तो
कल 7 अप्रैल की शाम से लेकर और 8 अप्रैल की देर रात तक प्रदेश के बहुत से क्षेत्रों में हल्की से मध्यम बारिश देखने को मिलेगी। साथ में जो डिस्ट्रिक्ट चंबा, कांगड़ा, लाहौल स्पीति, कुल्लू, किन्नौर, इसकी जो हाई रीचेज हैं, यहाँ पे हल्की से मध्यम बर्फबारी भी हो सकती है एक दो स्थानों में। अगर सर ओलावृष्टि की बात करें तो ओलावृष्टि किन किन क्षेत्रों में रहेगी खासकर? हाँ, इसमें अगर विशेषता बात करें, जो कल 7 अप्रैल से जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस सक्रिय हो रहा है, तो डिस्ट्रिक्ट चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी, शिमला, यहाँ पे कुछ एक क्षेत्रों में ओलावृष्टि होने की संभावना है। इसको देखते हुए इन्हीं डिस्ट्रिक्ट्स में ओलावृष्टि का ऑरेंज अलर्ट जारी किया हुआ है। और 8 अप्रैल को संभावना है कि डिस्ट्रिक्ट शिमला, कुल्लू, मंडी, यहाँ पे एक दो पॉकेट्स में हैवी रेनफॉल भी हो सकती है। तो 8 अप्रैल को इन्हीं डिस्ट्रिक्ट्स में हैवी रेनफॉल का अलर्ट भी जारी किया हुआ है। और फिर ये जो वेदर एक्टिविटी है 9 अप्रैल में थोड़ी कमी जरूर आएगी, परंतु 9 अप्रैल को भी संभावना है कि जो मध्यवर्ती डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग के साथ हल्की से मध्यम बारिश देखने कुछ एक क्षेत्रों में मिल सकती है। तो 10 अप्रैल से काफ़ी रिडक्शन आएगा वेदर में। 10 अप्रैल से लेकर 12 अप्रैल तक प्रदेश के जो मध्यवर्ती डिस्ट्रिक्ट में केवल एक दो स्थानों में छिटपुट बारिश होने की संभावना बनी हुई है। जी, अगर सर हम तापमान की बात करें तो कितना गिरावट इस दौरान आ सकती है जब पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय रहेगा? हाँ, देखिए अभी आज और कल में तो जो तापमान है वो सामान्य के आसपास ही रिकॉर्ड किए जाएंगे। हालांकि कुछ एक पॉकेट जैसे मंडी है, कांगड़ा है, मनाली, यहाँ पे जो तापमान है वो सामान्य से कम रिकॉर्ड किए गए दिन के 2 से 3 डिग्री सेल्सियस। हालांकि चूंकि जो एक्टिविटी है वो कल देर शाम से सक्रिय होगी, तो जो वेदर का जो मतलब प्रभाव रहेगा तापमानों में वो मुख्यतः 8 और 9 अप्रैल को देखने को मिलेगा। जब 8 और 9 अप्रैल को संभावना है कि प्रदेश की बहुत सारी पॉकेट्स जिसमें हाई हिल्स से लेकर लो हिल्स के क्षेत्रों में जो तापमान है दिन के वो 2 से 5 डिग्री फॉल कर सकते हैं। कि अप्रैल माह में भी सर इससे पहले भी कभी इतनी वर्षा हुई है? हाँ, देखिए ओवरऑल अगर मार्च से लेकर अप्रैल तक की बात करें तो चूंकि इस वर्ष जो WD था वो काफ़ी सक्रिय था, जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस था वो काफ़ी एक्टिव था और साथ में लोअर लेवल में मॉइस्चर फीडिंग भी काफ़ी, तो इसके कारण से जो मार्च के महीने में भी जो एक्टिव स्पेल देखे गए थे जिसके कारण डिस्ट्रिक्ट लाहौल स्पीति, कुल्लू है, चंबा, कांगड़ा की हाई चीज बर्फबारी देखने को मिलेगी। तो और अभी भी मतलब जो संभावना है कि जो अभी जो वेट स्पेल कल से शुरू होगा 7 और 8 को, तो उसमें भी हर चीज़ में बर्फबारी हो सकती है किन्नौर, लाहौल स्पीति, कुल्लू इसके आसपास क्षेत्रों में। तो ये सामान्य बात है क्योंकि ये डिपेंड करता है कि जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस कितना सक्रिय है। तो इस बार जो अभी जो आ रहा है, जो बीते हमें 3-4 अप्रैल को देखा वो काफ़ी सक्रिय था। जी, अब बिल्कुल, यानी कि जैसे अगर देखा जाए कल से जो पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो गया, इसका असर यानी कि ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी और मध्य ऊंचाई वाले क्षेत्रों में वर्षा की संभावना जताई गई थी। कामेश्वर शर्मा की रिपोर्ट शिमला से। अब वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। बने रहिए लोकल 7 न्यूज़ के साथ। स्काई इंडस्ट्रियल पार्क की शुरुआत हमने एक सोच के साथ की, युवाओं को रोजगार की ओर ले जाना, क्योंकि देश की सबसे बड़ी सेवा है रोजगार पैदा करना। आज का युवा नौकरी के पीछे भागते भागते जिंदगी लगा देता है और स्काई इंडस्ट्रियल पार्क एक नया युग है जहां नौकरी नहीं बल्कि रोजगार पैदा होते हैं। हरियाणा के गोहाना में स्थित यह प्रोजेक्ट फ्रीज ऑन लैंड पर विकसित किया गया है और दिल्ली NCR का सबसे पीसफुल इंडस्ट्रियल लोकेशन माना जाता है, जो सोनीपत, पानीपत, रोहतक और जींद जैसे सभी प्रमुख जिलों के बीचों बीच है। दिल्ली से डायरेक्ट रोड कनेक्टिविटी के साथ 352A, जयपुर चंडीगढ़ हाईवे और GT रोड सिर्फ कुछ किलोमीटर की दूरी पर हैं। साथ ही मारुति सुजुकी फैक्ट्री खरखोदा के बेहद नजदीक स्थित हैं। ये प्रोजेक्ट 100% कानूनी और सरकारी अनुमोदित है, जहां बिल्डिंग और मशीनरी पर सरकारी सब्सिडी उपलब्ध है और बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के लिए बैंक लोन की सुविधा भी मौजूद है। यहां रजिस्ट्री, म्यूटेशन और नोसी पहले करवाई जाती है और पेमेंट बाद में ली जाती है, क्योंकि आपकी सिक्योरिटी हमारी जिम्मेदारी है। केवल 21% पेमेंट पर आपको प्लॉट का इमीडिएट पोजेशन मिलता है और सेल डीड सीधे आपके नाम होती है, जबकि बैलेंस 79% पेमेंट आप 12 इक्वल इंटरेस्ट फ्री मंथली इंस्टॉलमेंट्स में आराम से कर सकते हैं। स्काई इंडस्ट्रियल पार्क में एंड यूजर्स को प्रायोरिटी दी जाती है ताकि ज्यादा से ज्यादा फैक्ट्रीज और गोडाउन्स लगें और जो निवेशक अपनी फैक्ट्री या गोडाउन बनाते हैं उन्हें 10 रुपए प्रति स्क्वायर फीट के हिसाब से 65,000 रुपए प्रति माह तक का एश्योर्ड रेंट पूरे 12 महीनों के लिए दिया जाता है। लगभग 100 एकड़ में फैले इस प्रोजेक्ट में 400 से 500 फैक्ट्रीज की क्षमता है, जिससे 4,000 से 5,000 युवाओं को रोजगार देने का हमारा लक्ष्य है। 24 घंटे 7 दिन सुरक्षा, 15 फीट ऊंची बाउंड्री वॉल, मल्टीपल एंट्री गेट्स, क्लब हाउस, स्पोर्ट्स कोर्ट्स
और प्योर देसी फूड जैसी सुविधाओं के साथ। यह एक कंप्लीट इंडस्ट्रियल इकोसिस्टम है। स्काई इंडस्ट्रियल पार्क, आपके भविष्य का मजबूत आधार। आज जुड़िए और कल को मजबूत बनाइए। एक बार फिर से स्वागत है आपका लोकल 7 न्यूज़ में। आइए रुक करते हैं अगली खबर की ओर। राजधानी दिल्ली से सनसनीखेज खबर, जहां जहांगीरपुरी इलाके में 18 साल के युवक की चाकुओं से गोदकर हत्या कर दी गई। गंभीर रूप से घायल युवक को अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। शुरुआती जांच में मामला आपसी रंजिश का बताया जा रहा है। दिल्ली पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच में जुटी है और सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। फिलहाल आरोपियों की तलाश जारी है और इलाके में दहशत का माहौल है। अगली खबर शिमला से है। शिमला में भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की CSR पहल के तहत बैटरी से चलने वाली गोल्फ कार्ट का शुभ आरंभ किया गया। इससे लोगों को सुविधा मिलेगी और प्रदूषण भी कम होगा। कार्यक्रम राष्ट्रपति निवास परिसर में आयोजित किया गया, जहां इसकी उपयोगिता और पर्यावरणीय महत्व भी जानकारी दी गई। इस पहल को आधुनिक सुविधाओं और पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक सकारात्मक प्रयास माना जा रहा है। राजधानी दिल्ली के शकूरपुर इलाके से बड़ी खबर, एक किराना व्यापारी की बेरहमी से हत्या कर दी गई। मृतक की पहचान 50 वर्षीय राजकुमार के रूप में हुई है। मामूली विवाद के चलते युवकों ने लाठी और रॉड और चाकू से हमला कर वारदात को अंजाम दिया। इस मामले में कई लोग घायल भी हुए, जिससे इलाके में तनाव का माहौल बना हुआ है। दिल्ली पुलिस के सुभाष पैलेस थाना ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि बाकी आरोपियों की तलाश जारी है। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। शिमला से बड़ी खबर, 108 और 102 एम्बुलेंस सेवाओं से जुड़े कर्मचारी हड़ताल पर चले गए हैं, जिससे स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित हो रही हैं। सीटू के बैनर तले कर्मचारी 5 दिन के महापड़ाव पर सचिवालय के बाहर बैठे हैं और अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। यह हड़ताल 5 अप्रैल रात से शुरू होकर 11 अप्रैल तक जारी रहेगी, जिससे प्रदेश भर में जुड़े एम्बुलेंस सेवाओं पर असर पड़ा है। यूनियन ने चेतावनी दी है कि अगर मांगे जल्द पूरी नहीं हुई तो आंदोलन और तेज किया जाएगा। फिलहाल आम जनता को आपातकालीन सेवाओं में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ने हमारा जीना हराम कर रखा है सर, और हमने बहुत बारी ज्ञापन दिए। पहले हमने 1 दिन की स्ट्राइक की,
फिर हमने उसके बाद 1 दिन की फिर स्ट्राइक की, फिर उसके बाद हमने 2 दिन की स्ट्राइक की, फिर उसके बाद हमने फिर 5 दिन की स्ट्राइक की और हम अभी फिर 5 दिन की स्ट्राइक पे आए हुए हैं। और अभी भी अगर सरकार हमारी मांगों के बारे में संज्ञान नहीं लेगी तो अनिश्चित मतलब आगे हम इस स्ट्राइक को आगे लंबा खींचेंगे। और ये कंपनी को हम चाहते हैं कि इस कंपनी को तुरंत बर्खास्त किया जाए, तुरंत इस कंपनी को ब्लैकलिस्ट किया जाए ताकि हमारा भविष्य सुनिश्चित हो, क्योंकि इस कंपनी ने बहुत ज़्यादा मनमानी कर रखी है। जो पीएफ है सर हमारा, जो ईपीएफ है वो दोनों ही से मतलब हमारी ही सैलरी में से काटे जाते हैं। और ये 5 साल इसको पूरे 4.5 साल इसको कंपनी को हो गए हैं। ये कंपनी हमारे को 11,700 सैलरी देती है और 12-12 घंटे ड्यूटी करवाती है और जोर ज़बरदस्ती करते हैं, मतलब हमारे अंदर फूड मतलब इस तरह से फूड डालो शासन करो कि वो कर रहे हैं। और कंपनी ने मतलब अपने कुछ एक कर्मचारियों को मतलब अपने फेवर में करके कि डरा धमका के कि हम तुम्हारा ट्रांसफ़र कर देंगे, तुम्हारे को नौकरी से निकाल देंगे। वो बेचारे मजबूरन नौकरी को बचाने के लिए फिर मजबूरन ड्यूटियाँ करते हैं और डे नाइट ड्यूटियाँ करते हैं। और जो जैसे सर हम अपने आवाज़ उठाते हैं, कम से कम अभी हमारे 40-45 लोग ऐसे हैं जिनको नौकरियों से इन्होंने निकाला है और ट्रांसफ़र किया गया है। और उसके बावजूद औरों को भी बहुत सारे कर्मचारियों को धमकाया गया है। कभी वो लोग हैं जिनको नौकरी से बाहर निकाला गया जो धरने प्रदर्शन में, कि सभी लोग जो भी इस धरने सर इस टाइम अलग-अलग भी बटे दिख रहे हैं आप? सर ऐसा कुछ भी नहीं है, हम अलग बटे हुए बिल्कुल भी नहीं हैं। जो कर्मचारी मतलब थोड़े बहुत 1-2-4-6 मतलब 1-2% जो लोग हैं बेचारे अपनी नौकरियों को बचाने के लिए उनको मजबूर किया जाता है और उनको इतना मजबूर किया जा रहा है नौकरियों के मतलब ड्यूटियां करने के लिए, बहुत ज़्यादा मजबूर किया जा रहा है। उनको धमकियां दी जा रही है कि आपको नौकरी से निकाल देंगे या ट्रांसफ़र कर देंगे। कंपनी अपनी मनमर्जी कर रही है, तो इस डर के मारे कुछ 1-2-4-5% ज़्यादा से ज़्यादा लोग होंगे जो बाकी यहाँ इतने सारे लोग हमारे 1200-1300 जो कर्मचारी हैं उसमें से हमारे अभी कम कर्मचारी मतलब 600-700 कर्मचारी यहाँ पहुँचे हैं और कुछ कल भी आएंगे, कुछ आज भी आएंगे शाम तक। लेकिन जो कर्मचारी अभी कंपनी के फेवर में है उनको डराया धमकाया जा रहा है और ज़ोर ज़बरदस्ती उनसे ड्यूटियाँ कराई जा रही है और वो बेचारे अपनी नौकरियों को बचाने के लिए फिर कुछ एक जो ये 4-5% लोग हैं वो अपनी नौकरियों को बचाने के चक्कर में कुछ नए भी है, इन्होंने कुछ न्यू ज्वाइनिंगें करवाई है और उनको इस तरह से डराया है कि आपको तो फिर आप तो नए हैं, आपको तो फिर हम रखेंगे ही नहीं या फिर गाड़ियाँ चलाओ। तो इस तरह से 4-5% लोग हैं सर जो इन्होंने मतलब गुमराह कर रखे हैं। बाकी हमारे तरफ से ये मतलब हड़ताल बिल्कुल सक्सेसफुल है और मैक्सिमम लोग जो यूनियन के साथ है, हमारा परिवार जो भी है एकजुट है और बिल्कुल कोई भी गाड़ियाँ जो यहाँ नहीं उपस्थित हो पाए हैं वो घर में हैं, ड्यूटियाँ नहीं कर रहे हैं। और ये चलेगा आपकी हड़ताल और क्या आपको उम्मीद है कि थोड़ा असर होगा सरकार पे? सर असर तो अब सरकार से हम तो यही गुहार लगा रहे हैं, पिछले 15 सालों से हमारा शोषण हो रहा है, 2010 से हम सेवाएं दे रहे हैं, लेकिन सरकार ने यहाँ तक कि आशा वर्कर, आंगनबाड़ी वर्कर, हर वर्कर, ये जो जितने भी वर्कर हैं इनके भी कुछ ना कुछ सैलरियाँ बढ़ाई है। लेकिन पता नहीं सरकार क्यों इतनी अंधी हो रही है जो 108-102 के बारे में नहीं सोचती। पिछले कोरोना के टाइम जब हमारे उप मुख्यमंत्री जी मुकेश अग्निहोत्री जी ने कहा था कि 108-102 ये हमारी बैकबोन है, लेकिन पता नहीं क्यों ऐसी राजनीति करते हैं कि इसमें कुछ भी नहीं करते हैं, ना कुछ सैलरी, ना कोई छुट्टियों का प्रावधान, ना कोई हमारा 12-12 घंटे की ड्यूटी, हमारे कोई त्यौहार हो, कुछ भी हो घर में, लेकिन फिर भी हम दिन रात ड्यूटियाँ करते हैं। मैं तो सरकार से आग्रह करूंगा कि कम से कम हम भी आपकी जनता है, हम भी हिमाचल प्रदेश के बच्चे हैं, हमारा भी परिवार है जो 11,700 से नहीं पढ़ रहा है और ये जो कंपनी ने मनमानी कर रखी है, हमें कहीं ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं ये सरकार की आड़ में ही अपनी मनमानी कर रहे हैं। और सरकार से हम गुहार करते हैं कि कम से कम हमारे ऊपर संज्ञान ले और हमारे भविष्य को भी कम से कम सुनिश्चित करे कि हम आने वाले समय में अपने परिवार को सुचारू रूप से चला सकें। या आप ही बताओ जनाब, 11,700 रुपये में क्या होता है आज की डेट में? 11,700 रुपये में जनाब आज की डेट में कुछ भी नहीं होता। तो हम चाहते हैं कि सरकार ज़रूर संज्ञान ले। अगर सरकार संज्ञान नहीं लेती तो हम अनिश्चित बड़े आंदोलन की तरफ बढ़ेंगे और हमने ये डिसाइड कर लिया है, हम ज़रूर आगे बढ़ेंगे, फिर सरकार इसकी जिम्मेदार होगी। और हम हिमाचल प्रदेश की जनता से माफ़ी चाहते हैं जो हम अभी इस वक्त अपनी मांगों के लिए सड़कों पे उतरे हैं। हम जनता से माफ़ी चाहते हैं कि हम अभी यह सेवाएं नहीं दे रहे, क्योंकि हमारा जो लालन पालन है, घर के बच्चों की परवरिश है, पढ़ाना लिखाना है, यहाँ तक कि पेट पालना भी बहुत मुश्किल हो रहा है। अपने परिवार को हम 11,700 में पेट नहीं पाल सकते।
और इसलिए हम चाहते हैं कि सरकार ज़रूर इसमें संज्ञान ले। सरकार संज्ञान नहीं लेगी तो ज़रूर हम इस आंदोलन को बड़ा करेंगे। सुल्तानपुर लोधी से एक चिंताजनक मामला सामने आया है, जहां नशा पीड़ित परिवार की स्थिति ने पूरे इलाके में चिंता बढ़ा दी है। मामले की गंभीरता को देखते हुए मुख्यमंत्री निर्देशों के बाद प्रशासन हरकत में आ गया है और परिवार की मदद के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। इसी बीच पीड़ित परिवार के एक युवक को बेहतर इलाज के लिए अमृतसर रेफर किया गया है। प्रशासन ने भरोसा दिलाया है कि मरीज को हर संभव चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। हो गए 6 महीने हो चले मरे ਨੂੰ। अच्छा ਗਿਆਨੀ ਵੀ ਮਰ ਗਿਆ ਵਿਚਾਰਾ। वो करना की गल ਗਿਆਨੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਅਟੈਕ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਸ਼ਰਾਬ ਹੀ ਪੀਂਦਾ ਹੈ। ਚਲੋ ਸ਼ਰਾਬ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਪੀਂਦੇ, ਹਾਂ ਉਹ ਸ਼ਰਾਬ ਨਹੀਂ ਪੀਂਦਾ ਤਾਂ ਲੱਸੀ। ਉਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਨਾਰਸੀ ਵੱਡ ਛੋਟਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਹੁਰਿਆਂ ਤੇ ਰਹਿੰਦਾ, ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ ਤੇ ਵੱਡਾ ਸੀ ਉਹ ਮੋਟੀ ਦਾ ਘਰ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਮਰ ਗਿਆ। ਇਹ ਵੀ 2-3 ਭਰਾ ਹੀ, ਇੱਕ ਰਹਿ ਗਿਆ, 2 ਮਰ ਗਏ। ਕਿੰਨੇ ਪੁੱਤ ਸੀਗੇ? ਮੇਰੇ 5 ਸੀ ਜੀ। ਕਿੰਨੇ ਮਰ ਗਏ? ਮੇਰੇ 4 ਮਰ ਗਏ। ਨੇ ਸਾਰੇ ਨਸ਼ੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਰੇ? ਜਦੋਂ ਨਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮਰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਕੋਠੇ ਤੇ ਪਿਆ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਆਖ ਮਾਂ ਮਰੂਦੀ ਕਿ ਜੀਵਦੀ ਕੀ ਕਰੂਦੀ ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਨਸ਼ਾ ਮੰਗਦੇ, ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਨਸ਼ਾ ਮੰਗਦਾ, ਕੀ ਕਰਾਂ ਮੈਂ? ਨਾ ਜਰਿਆ ਹੀ ਜਾਂਦਾ, ਮੁੜ ਕੇ ਜਦੋਂ ਰੋਂਦਾ ਬਿਲਕਦਾ ਤਰਲੇ ਲੈਂਦਾ, ਨਾ ਜਰਿਆ ਹੀ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਬੜੀ ਦੁਖੀ, ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਜਾਦੀ। ਮੈਂ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸ਼ਾਮ ਸਵੇਰ ਗੇੜਾ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਡੇ ਬਾਹਰਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉੱਪਰਾ ਬੰਦਾ ਰਾ ਇੱਥੇ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਬੜੇ ਜਿਹੜੇ ਸਪਲਾਈ ਕਰਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕੌਣ ਆਉਂਦੇ ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖਣ, ਜਿਹੜੇ ਉੱਪਰੇ ਬੰਦੇ ਆਉਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣ। 5 ਪੁੱਤਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਸੀ। 5 ਪੁੱਤਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਇੱਕ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਪਰ ਉਹ ਵੀ ਬਸ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਲੋਕੀ ਘਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਇੰਨੇ ਵਿਗੜ ਗਏ, ਬਹੁਤ ਵਿਗੜ ਗਏ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਮੇਰੀ ਖਬਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਵੇ ਕੀ ਕਰੇ ਮਾਂ, ਕੀ ਕਰੇ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਪੁੱਤ ਮੇਰਾ ਪਿਆ ਬੱਚੇ ਦਾ ਜੋ ਮਰ ਗਿਆ, ਨਾ ਮੈਂ ਮਰੀ ਨਾ ਜਿਉਂਦੀ। ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ? ਨਿੱਕੇ ਨਿਆਣੇ ਉਹਦੇ ਆ ਮੁੰਡਾ ਭਰਾ ਜਿੰਨਾ ਮੋਟੀ ਇਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਜਵਾਨੀ, ਉਹ ਖੜੀ ਕੋਠੇ ਤੇ ਨੋ ਮੇਰੀ ਹੋਰ ਕੀ ਕਰੂ ਦੀ ਮੈਂ ਦੱਸੋ ਕਿੱਧਰ ਜਾ। ਆ ਜਾਓ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦੀ ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਫਿਰ ਕੇ ਪੁੱਛਣ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਚਿੱਟਾ ਵੇਚਦਾ ਕਿਹੜਾ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੋਂ ਮਹੱਲੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਚਿੱਟਾ ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਵਿਕਦਾ ਜਿਹੜੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਵਿਕਦਾ, ਉਹ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲੈਣ ਆਣ ਕੇ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਵਿਕਦਾ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਉੱਪਰੇ ਮੁੰਡੇ ਜੱਜ ਘਰ ਅੱਗੇ ਇਕੱਠੇ ਆਵੇ, ਪੁੱਛ ਮੇਰੇ ਰਾਤ ਦੀ ਰੋਟੀ 3 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨਾ ਹੀ ਰੋਟੀਆਂ ਪਕਾਈਆਂ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਖਾਧੀ। ਪੁੱਛਣਾ ਸੁਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਮੈਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ ਕਿੱਧਰ ਜਾ। ਸਹੀ ਗੱਲ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਾਲਾ ਹੀ ਆਵੇ, ਪਿਓ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਪੁੱਤਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਮੰਜੀ ਚੱਕੜੀ ਆਈ, ਪੁੱਤ ਛੱਡੀ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਰਕੇ ਸੀ ਕਿੱਧਰ ਜਾ ਕੇ ਚੱਕ ਕੇ ਚੜਾਇਆ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਉਹ ਬਿਮਾਰ ਵੇਖੋ ਚੱਲ ਕੇ, ਵੇਖੋ ਚੱਲ ਕੇ ਕੀ ਹਾਲਤ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਦੀ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦੀ ਬਦੂਹੀ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦੀ ਦੁਹੀ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦੀ ਦੁਹੀ। ਔਰ ਭੋਰਾ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਮੈਂ ਬੁੱਢੇ ਬਾਰੇ ਕਿਵੇਂ ਪਾਲੂੰਦੀ ਆਵੇ। ਆ ਮੁੰਡਾ ਹੀ ਤੇ ਕੁੜੀ ਅਜੇ ਨਿੱਕੀ ਜੀ ਹੋਵੇ, ਕਿ ਛੋਟੀ ਹੈ ਤੂੰ, ਕੁੜੀ ਛੋਟੀ ਹੈ ਜੀ। ਆ ਮੁੰਡਾ ਪੋਤਰਾ ਮੇਰਾ ਭੋਰਾ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਵੇਖੋ ਇੱਧਰ, ਇਹਦਾ ਪਿਓ ਹੀ ਮੰਜੇ ਤੇ ਹੁਣ ਪਿਆ ਤੇ ਕੁੜੀ ਇਦੋਂ ਵੀ ਨਿੱਕੀ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਧਰ ਆਓ ਜੇ ਆਉਗੀ ਛੇਤੀ ਆਉਣਾ। ਕਿੱਧਰ ਜਾਊਗੀ ਮੈਂ, ਕੀ ਕਰੂੰਗੀ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ, ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਊਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁੱਢੇ ਬਾਰੇ। ਇੱਧਰ ਆਓ ਨਾ, ਕੋਈ ਇੱਧਰ ਤਾਂ ਫੋਟੋ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਿੱਚੀ ਹੁਣ। ਸਾਲਿਆਂ ਦੇ ਬੋਲਦੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਬੋਲਦੇ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨ, ਸਾਡਾ ਆਣ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਸਾਡਾ ਮਹੱਲਾ ਬਚਾਉਣ ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਕਿਵੇਂ ਵੀ। ਮੇਰਾ ਕੱਲੀ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੁਹਾੜੀ ਵੇਚ ਆਉਂਦੀ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕਈ ਵੇਚ ਆਉਂਦੀ, ਕੋਈ ਸਿਲੰਡਰ ਵੇਚ ਆਉਂਦਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਚੱਕ ਕੇ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮੋਬਾਈਲ ਚੱਕ ਕੇ ਵੇਚ ਆਉਂਦਾ, ਕੋਈ ਆਹ ਹਾਲ ਬਣਿਆ ਪਿਆ ਸਾਡੇ ਮਹੱਲੇ ਦਾ। ਮਾਵਾਂ ਦਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੱਕ ਚੱਕ ਤੇ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲਈ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਲੈ ਕੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੁੱਕਰ ਜਾਂਦੀਆਂ।
ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੈ ਲੈਂਦੀਆਂ, ਲੈ ਕੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੁੱਕਰੀ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲੈਂਦੇ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਯਾਰ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀ ਇਹਦੇ ਚ ਕੋਈ ਪੜਦੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਸਾਰੇ ਮਹੱਲੇ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ ਜਾਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ ਜਾਵੇ, ਘਰ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਵੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਘਰ ਦੀ ਲਈ ਜਾਵੇ, ਸਾਡੇ ਵੀ ਘਰ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ ਜਾਵੇ। ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਡਾਕਟਰ ਸੰਗੀਤਾ ਹੈ, ਮੈਡੀਕਲ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਸਿਵਲ ਹਸਪੀਟਲ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ। ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮਿਲੀ ਸੀ ਹਾਇਰ ਅਥਾਰਟੀ ਤੋਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਸੋਨੂ ਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ। ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਇਜ਼ ਅ ਆਈਵੀ ਡਰਗ ਅਬਿਊਜ਼ਰ ਔਰ ਆਫਟਰ ਗੈਟਿੰਗ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸਾਡਾ ਸਟਾਫ ਉਹਨੂੰ ਹਸਪੀਟਲ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਵਾਇਆ ਉਸਨੂੰ ਔਰ ਉਹਦਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆਈਵੀ ਡਰਗ ਅਬਿਊਜ਼ਰ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਬਰੀਥਿੰਗ ਡਿਫਿਕਲਟੀ ਹੈ ਅਰਾਊਂਡ 1 ਮੰਥ ਤੋਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੀ ਕੋਈ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀਆਂ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਭੇਜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜੋ ਵੀ ਮੁੱਢਲਾ ਉਹਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ। पेशेंट की हालत सीख है, इस करके उन्होंने आफ्टर गिविंग ट्रीटमेंट वी विल शिफ्ट द पेशेंट टू द हायर। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में मेरे साथ बस इतना ही। ऐसे ही और अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए लोकल 7 न्यूज़।